हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th। और हमारा फोकस पूरा होगा इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे और एनसीईआरटी को फोकस करते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। कुछ पार्ट्स में हो जाएगा 3-4 वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। यूँ समझ लीजिए कि आपकी साइंस की जर्नी अब स्टार्ट ही होने वाली है, क्योंकि क्लास 9th और 10th जो होती है ये बड़ी ही क्रूशियल क्लास होती है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं 10th के बाद कि आपको सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना है। तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इसको बोझ मत लीजिए आप। कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, कुछ चीज़ों में कुछ दिक्कत हो सकती है, पर आप अगर ट्राई करेंगे तो आप बहुत आसानी से हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मैं सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ कि आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पर राइट साइड में बोर्ड के लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन और क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन टाइप एक छोटी सी बात करेंगे। उसके बाद हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप कह लो फिजिकल कंपोजिशन के बारे में। तो मैं कह देता हूँ यहाँ फिजिकल नेचर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो ये 3 टॉपिक ही आज हमें डिस्कस करने हैं। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं मैटर की। तो मैटर वाला कोई मैटर नहीं होता जो हम अक्सर हमारी लाइफ में बोलते हैं कि भाई मैटर हो गया है, आजा जरा, या फिर मैटर क्या चल रहा है जरा बता दो। ये कोई मैटर नहीं है। साइंस की भाषा में मैटर कुछ और ही होता है। एक्चुअल में जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं वो सब कुछ मैटर होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी मुझे देख रहे हो, या आप अपने आप को भी देखोगे, अपने हाथ को, या आपके सामने जो मोबाइल रखा है या लैपटॉप या जिसमें आप टैबलेट में ये वीडियो देख रहे हो, वो सब कुछ मैटर कहलाता है। एयर जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो भी मैटर ही कहलाती है। वाटर मैटर ही होता है। ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ ये भी मैटर है। बोर्ड जिस पे लिख रहा हूँ ये भी मैटर है। जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रही है ये भी मैटर है। जिस स्टैंड पे कैमरा रखा हुआ है ये भी मैटर है। तो मैटर क्या है, मतलब सब तो मैटर है, तो डिफाइन कैसे करोगे? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाइड स्पेस हो, उसका कुछ ना कुछ शेप हो, साइज हो, और उसका अपना एक मास हो, उसके पास वेट हो, मास हो, उसको हम मैटर कह देते हैं। पर ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके पास मास नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइट देख लीजिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके पास कोई मास नहीं होता है, तो उसको हम मैटर नहीं कहते। अगर आप आग जलाते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, गर्मी लगती है आग के पास खड़े होने से ना, सर्दी तो लगेगी नहीं। तो जो हीट एनर्जी होती है वो भी मैटर नहीं होता है, हम उसको मैटर नहीं कहते। मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप, साउंड मोबाइल से या लैपटॉप से, स्पीकर से आपके पास जा रही है, इसका कोई शेप और कोई मास नहीं होता है, तो क्या है, ये मैटर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैटर को हम देखें, अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि मैटर इज डिफाइन एज एनीथिंग which has mass and it occupies space। एग्जाम्पल में आप जो आपका दिल चाहे वो लिख दीजिए, जिसके पास मास और स्पेस हो, बस वही चीज़ लिखना। लाइट मत लिखना, गलत हो जाएगा। आप फैन लिख दीजिए, आप आयरन लिख दीजिए, ग्लास लिख दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके दिमाग में एग्जांपल आए जिनके पास मास हो। अब तो आप सोच सकते हैं ना, मतलब केमिस्ट्री में जनरली हम मैटर ही के बारे में पढ़ते हैं। और जो एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, जनरली इन चीज़ों के बारे में फिजिक्स में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो
यही होता है केमिस्ट्री में, हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जिस चीज़ के पास मास हो, ऑक्यूपाइड स्पेस हो, केमिस्ट्री में जनरली उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए इसको। 2-3 बातें और हैं इसके बारे में। पहले के टाइम पे, मतलब आज से 3-4 हज़ार साल पहले, जो उस समय जो ऋषि मुनि होते थे और जो इंडियन फिलोसोफर्स होते थे, साइंटिस्ट होते थे उस ज़माने के, उन्होंने मैटर के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। उन्होंने मैटर के बारे में ये बताया था कि मैटर जो है ना, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पंच तत्व से बनी है। मैं ये पंच तत्व आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सबको याद रखना चाहिए। उन लोगों ने ये कहा था कि एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, 1, 2, 3, 4 और 5। इंडियन फिलोसोफर जो पहले के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन लोगों ने ये पंच तत्व का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था जो मैटर होता है वो इन्हीं पंच तत्व से बना हुआ है। ये पहले का क्लासिफिकेशन टाइप था, आप यूं समझ लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, एलओ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाओ, मतलब लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, हम हो, आप हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, XYZ, सब कुछ इन्हीं पंच तत्व से बना हुआ है। उन लोगों ने ये कह दिया था। तो ये पंच तत्व याद रखो, डेट्स इट। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, कुछ यूं समझ लीजिए 300-400 सालों से जो कहानियां चली, तो उन लोगों ने मैटर के क्लासिफिकेशन को कुछ अलग ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। और एक बात और सुन लो, इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने ये कहा कि मैटर को आप फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं मैटर के। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट के बेस पे कि मैटर की स्टेट क्या होगी। जैसे ये पेन सॉलिड है, पानी लिक्विड होता है, एयर गैस होती है। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, या तो वो सॉलिड है, गैस है, या फिर लिक्विड है। तो 3 तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया था फिजिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तीनों के बारे में हमें बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो मैटर को 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, प्योर कंपाउंड्स और मिक्सचर। तो इस बारे में ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर बना हुआ है। ये हम अगले चैप्टर में बहुत डीपली बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई करा। फिजिकली क्लासिफिकेशन इन तीनों चीज़ों से हो गया। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। अगली चीज़ अगर बात करें हम, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, मैंने आपको बताया था मैटर की जनरल डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन जो हो चुका है। अगला है फिजिकल नेचर और कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर बना कैसे है, मैटर किस चीज़ से बना है, उसका फिजिकल नेचर हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर क्या चीज़ है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अगला टॉपिक आपका होगा फिजिकल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से बनता है। ये पार्टिकल्स को आप एटम भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, आयंस भी कह सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टरों में इन सब की डेफिनेशन भी हम समझेंगे।
पर अभी इतना जान लो कि जितने भी मैटर है या तो वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, या तो वो एटम से बने होते हैं, या तो फिर वो आयन से बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो कंपोजिशन ऑफ मैटर में हम समझेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिर कंपोजिशन ऑफ मैटर, दोनों एक ही टॉपिक है और ये आ भी सकता है पेपर में, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपोजिशन ऑफ मैटर और व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट, 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, वो पार्टिकल से बना हुआ है। एंड दीज पार्टिकल्स are very small, even can't be seen by naked eyes। बनी बात है, can't be seen by naked eyes। आप लोग अपनी आंखों से एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हो, इसके लिए बहुत ही भारी भरकम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो चीज हो जाती हैं मैटर के कंपोजिशन के बारे में। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि इनके बीच में स्पेस होता है, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस या फिर इंटर आयनिक स्पेस कह सकते हैं। मतलब जो भी मैटर होता है उनमें बीच में स्पेस होता है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी चीज होती है, इन जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन them by which these particles held together। इंपॉर्टेंट चीज है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन जनरल वे में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आई होप आप ये चीज याद रखोगे, पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और जो पार्टिकल्स है उनके बीच जो फोर्स है जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर रहते हैं मैटर में, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। डिस्टेंस लिख दिया मैंने यहाँ पर, फोर्स कहेंगे, सॉरी। ओके, खैर याद रखना इस चीज को। तो यही दो चीजें तो डिसाइड करती हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है। जनरल सी चीज देख लो, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो वीक। अब कंपेयर करते जाओ, ये स्ट्रांग है तभी तो जो सॉलिड होता है उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती, फ्लो नहीं करता वो। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये पेन है या आपके पास आपका मोबाइल है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो क्या वो फ्लो करेगा लिक्विड की तरह? आप पानी को फेंकोगे, पानी एकदम फ्लो करने लग जाएगा। एयर को देख लो, हर तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं करता, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम वीक ना बोल के हम बोलेंगे लेस होता है। क्या होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, पार्टिकल्स बहुत चुपके हुए रहते हैं। इनमें देखोगे तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा वीक हो जाएगा, हल्का सा वीकर हो जाएगा, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो और करीब हो जाएगा, मोर। और यहां पर सबसे ज्यादा वीकर है, वीकेस्ट लिख दो, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा फार। खैर, इन चीजों को हम आगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको ये इन दो कैरेक्टरिस्टिक का इंपॉर्टेंस बता रहा था। अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए, हमेशा याद रखना, जो मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के
मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। समझ लो, इस बात को अच्छे से समझना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड हैंस, ऐसे लिख दो, मूवमेंट एंड हैंस दे possess some energy which is kinetic energy। अब इस चीज को ध्यान से समझ लो, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, उनमें कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। अगेन आई विल से, सॉलिड में जो मूवमेंट होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आप देखिए अगर इसमें मूवमेंट होगा तो ये तो बिल्कुल हिलने डुलने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। गैस में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट तो होता ही होगा, तभी तो वो इधर से उधर मूव कर पा रही है। लिक्विड में भी आप देखो फ्लो करते हैं, आसानी से अपना शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, पर होता है। सॉलिड क्या करता है, सॉलिड के जो मैटर होता है ना, सॉलिड, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये सॉलिड का एक बॉक्स है और ये सारे पार्टिकल्स मैं बना रहा हूं, तो इनमें एक वाइब्रेटरी मोशन होता है, एक ऑक्सिलेटरी मोशन, जिस तरह पेंडुलम कैसे अपनी जगह पे यूं 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 हिलती रहती है। आपने पेंडुलम वॉल देखी होगी ना, पेंडुलम क्लॉक आपने देखी होगी, तो इस तरह से वो मूव करती है। बस ऐसे ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, मतलब अपनी जगह पर ही अपनी मीन पोजीशन पे वो इस तरह से मोशन करता रहता है। सॉलिड की बात कर रहे हैं। बाकी लिक्विड में और गैस में ये मूवमेंट बहुत होता है, इसलिए इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप पूछेंगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो मैं ये कहूंगा कि जितनी बॉडी है इस दुनिया में, कोई भी बॉडी में अगर मूवमेंट हो जाए, मोशन हो जाए, तो वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को कंसिस्ट करके रखती है। ठीक है ना। हम अभी अगर रेस्ट में है तो हमने स्टोर करी है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे ही हम मूवमेंट करेंगे वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीजें फिजिक्स में और अच्छे से आप डीप में पढ़ोगे। मैंने पहले ही कहा था केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, मैटर के बारे में, लेकिन अगर किसी चीज में मूवमेंट होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस मूवमेंट रहेगा हर पार्टिकल्स का, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही, एक चीज और एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। और वो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझना इसको, मैंने आइस लिया है और मैंने इस आइस को मेल्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करूंगा टेम्परेचर इंक्रीज करके, इसके बर्फ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी, इसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाटर को मैं और ज्यादा हीट करूंगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं हीट करूंगा तो ये वाटर वेपर बन जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस जो आइस है उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आइस के पार्टिकल्स की सबसे कम है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे थे कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जो वाटर वेपर है फिर तो वो हवा में उड़ रहे हैं, उनकी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत धांसू है। तो आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मूवमेंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की स्टेट भी चेंज हो जाती है। नाउ एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब देखो जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। तो जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज कर पाते हैं। अब डिफ्यूजन को आप कैसे समझोगे, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आप अगर अपने रूम में एक कोने में अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती की पूरी महक, पूरी को जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो आप समझ लो अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरा एक अलग मैटर है, उसके अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, अलग अलग फ्लेवर में आती हैं अगरबत्तियां, कभी गुलाब का फ्लेवर आता है, कभी चंदन का, कभी किसी और चीज का। तो
उसका जो पूरा इंटर पार्टिकल जो होंगे, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसका पूरा कंस्टिट्यूएंट अलग ही होगा बिल्कुल। और जो एयर है वो बिल्कुल अलग मैटर है। हमारे रूम में तो भाई नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, H2 भी है, CO2 भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। जैसे ही मैंने अगरबत्ती जलाई तो अब अगरबत्ती का धुआं पूरे पूरे जो पार्टिकल्स हैं रूम के, उनके बीच की स्पेस में जाने लग गया। आप देखते होगे, अगर आपने एक और एग्जांपल आप ले लो बहुत ही अच्छा वाला, आपने एक कांच का गिलास लिया और उसमें पानी भरा और उसमें एक बूंद इंक डाल दी, 1 ड्रॉप ऑफ इंक आपने जैसे ही उसमें डाली, तो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे वो इंक धीरे 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 फैलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि H2O जो है, पानी है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। मैंने यहाँ पर H2O जो लिया है, यहाँ पर स्पेस है। तो ये जो स्पेस होता है, जैसे ही मैं इंक की ड्रॉप डालूंगा वो इन स्पेस में फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे पूरा जो वाटर होगा वो इंक का कलर अडेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सॉलिड में अगेन डिफ्यूजन सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में तो भयंकर। देखिए ना, यहाँ पर मैं एक बूंद से सिर्फ एक ग्लास को कर सकता हूँ। अगर मैं किसी नदी नाले में इंक की पूरी बॉटल डाल दूंगा तो ऐसा नहीं है कि पूरी नदी या पूरा समंदर या पूरा ओशन ही पूरा नीला पीला पड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना, थोड़ा सा डिफ्यूजन होगा, सब खत्म। लेकिन गैस का ऐसा मामला है कि आपने एक रूम में जरा सी अगरबत्ती जला दी, पूरा रूम महक जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से वो डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिक्स ऑन देयर ओन and possess the feature of diffusion. ओके, तो ये हो जाती है इनकी सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिक्स ऑन देयर ओन एंड पोसेस द फीचर ऑफ डिफ्यूजन। आप लोग समझ गए होंगे डिफ्यूजन क्या होता है। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्या है? इन दोनों की आप जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, मतलब जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसके अगली वीडियोस में ट्राई कर लेंगे, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आप लोग पढ़िए ध्यान से, अच्छे से टाइम का यूटिलाइज करिए, ठीक है? बाकी कल देख लेते हैं।